नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय मौजूदा 6 घंटे से घटकर आधा रह जाएगा। देश में हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत कल एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 6 जनवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 13% से अधिक बढ़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति पर चिंता जताई। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट के फाइनल में आज बाली में पीवी सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की आंग सियोंग से और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी है। इसलिए उत्तराखंड का विकास केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की अग्रणी प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कल देहरादून में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 11 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहाँ की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। श्री मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के तैयार होने पर दिल्ली से देहरादून का यात्रा का समय आधा हो जाएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। श्री मोदी ने कहा कि पर्वत केवल आस्था और संस्कृति के ही प्रतीक नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा का दुर्ग भी हैं। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाना है। प्रधानमंत्री ने केवल एक जाति, धर्म और विकास नीतियों में भेदभाव की राजनीति करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अलग और कठिन रास्ता अपनाया है लेकिन ये देश के और देशवासियों के हित में है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा रास्ता सबका साथ, सबका विकास है।
समाचार सेवा प्रभाग की इस वर्ष की उन प्रमुख घटनाओं पर एक नजर जिन्हें विशेष वर्षांत श्रृंखला में शामिल किया गया है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए वैक्सीन की 100 करोड़ डोज दिए जाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया था। श्री मोदी ने कहा था कि 100 करोड़ टीकाकरण मात्र एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये देश की शक्ति का प्रतीक है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसके अंतर्गत ये अभियान शुरू होने के बाद मात्र 279 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। कोविड के खिलाफ चलाई जा रही विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि अक्टूबर माह में ही हासिल कर ली। देश में ही तैयार 2 टीके कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की मदद से इस अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को की गई। यह टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया गया और इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों से हुई। वहीं फरवरी में इसके दायरे में फ्रंटलाइन कर्मियों को शामिल किया गया। मार्च में इसके तहत 60 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के वैसे लोगों को शामिल किया गया जो किसी बीमारी से ग्रसित थे। 1 मई से इसके दायरे में 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को शामिल किया गया। वहीं 21 जून से नए चरण की शुरुआत की गई, जिसके तहत लोगों को निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत ने कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। देश में अब तक कोविड रोधी टीकाकरण 127 करोड़ 55 लाख के पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा कि हर घर दस्तक अभियान तेज रफ्तार से चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए कीर्तिमान बना रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की 100% दूसरी डोज लगाए जाने के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा स्थानीय सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य के उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने पूरे टीकाकरण अभियान को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बिलासपुर के एम्स में ओपीडी का उद्घाटन भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में राज्य के दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हिमाचल प्रदेश ने पहली डोज भी पूरे देश भर में सबसे पहले पूरी की थी। जो हमारी एलिजिबल कैटेगरी है, उनका जो हमारा टारगेट था 53,77,000, हम उस टारगेट को पिछले कल एक्सीड कर गए हैं, पूर्ण कर चुके हैं। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो सेकंड डोज वैक्सीन में भी पूरे देश भर में हिमाचल पहले नंबर पर आए, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड के ओमिक्रॉन स्वरूप के तेजी से फैलने की क्षमता को देखते हुए राज्य में लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ठाणे जिले में ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति की पुष्टि होने के बाद लोगों से कहा गया है कि वे घबराएं नहीं और कोविड संबंधी नियमों तथा इसके लिए उचित बर्ताव का पालन करें। गुजरात में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला जामनगर में मिला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिम्बाब्वे से आए 72 वर्ष के एक व्यक्ति में संक्रमण के नए स्वरूप के लक्षण पाए गए हैं। जामनगर के सरकारी अस्पताल में इस व्यक्ति का पृथकवास वार्ड में इलाज चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय मूल के 3 लोग एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए पिछले सप्ताह जिम्बाब्वे से जामनगर आए थे, जिसमें से 72 साल के एक बुजुर्ग पुरुष को बुखार और खांसी होने से 29 नवंबर को उनका परीक्षण किया गया था। उनके परीक्षण के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया था, जिसका नतीजा कल आया था। सूत्रों के अनुसार यह व्यक्ति का पहले दिन से ही ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज के रूप में इलाज चल रहा है। उनके संपर्क में रहे परिवार सहित अन्य लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। फिर भी इन सभी लोगों को घर में एकांतवास में रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय मौजूदा 6 घंटे से घटकर आधा रह जाएगा। देश में हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत कल एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 6 जनवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 13% से अधिक बढ़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति पर चिंता जताई। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट के फाइनल में आज बाली में पीवी सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की आन सियोन से और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रचा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 13% बढ़ गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इन उत्पादों का निर्यात अप्रैल से नवंबर 2020-21 के $11,671 मिलियन के मुकाबले अप्रैल से नवंबर 2021-22 में बढ़कर $13,261 मिलियन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से पीने के पानी का कनेक्शन देने के प्रावधान को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली आएंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा करेंगे तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गई शोइगु सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गई लावारोफ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों के बाद 2+2 संवाद की पहली बैठक होगी। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य के चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि 3 चरणों के इस चुनाव में अगले वर्ष 6 और 28 जनवरी तथा 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती
सैन्य शक्ति पर चिंता जताई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य में चीन की गतिविधियां इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कमजोर करने वाली हैं और इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोपीय संघ की सुरक्षा और समृद्धि पर पड़ता है। पीवी सिंधु आज बाली में PWF वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण कोरिया की आन सियोंग के साथ खेलेंगी। सिंधु ने कल सेमीफाइनल में अकाने यामागुची को हराया था। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक ही पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। वे जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज हो गए हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में बाएं हाथ के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी में सभी 10 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। पटेल ने 119 लेकर 10 विकेट लिए और भारत को 325 रन पर आउट कर दिया। पटेल ने अपने जन्म स्थान मुंबई में ही ये उपलब्धि प्राप्त की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। अंधकार से कंपित धरनी झलक उठी कौन आया। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो घोष को, जिनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे। ध्यान धन से तू बांधा लोक लोक मिलाया। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1972 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया। भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम केस में इन शब्दों के साथ अरबिंदो घोष का बचाव किया। इस विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के लंबे समय बाद भी उनके शब्द गूंजते रहेंगे और न केवल भारत बल्कि सुदूर महासागरों और पूरी धरती पर पुनः पुनः गूंजते रहेंगे। कारावास में अरबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। उत्तरपाड़ा में श्री अरबिंदो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से योग और आध्यात्मिक अनुभव की बात की। उत्तरपाड़ा में उनके संबोधन के कुछ अंश। अरबिंदो बाद में पौंडीचेरी चले गए और राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने शेष जीवन
समग्र योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। युक्त हुई दैन्य घटाएं। उनके प्रमुख साहित्य में द लाइफ डिवाइन महत्वपूर्ण है। इसमें समग्र योग के दार्शनिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सिंथेसिस ऑफ योग में समग्र योग के सिद्धांतों और विधियों का वर्णन है। सावित्री ए लेजेंड एंड सिंबल उनकी सबसे लंबी कविता है, जिसमें 24,000 से अधिक पंक्तियां हैं। श्री अरबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आशा थी कि राष्ट्र किसी अस्थायी उपाय के रूप में इस तरह का समाधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। घोष को 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरबिंदो घोष का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। महान गुरु, दार्शनिक और राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष को शत शत नमन। आज लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रामास्वामी कृष्णमूर्ति की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। रामास्वामी कल्कि कृष्णमूर्ति के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कल्कि का जन्म पुतमंगलम में हुआ था। छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने 1921 में पढ़ाई छोड़ दी। बाद में कल्कि कृष्णमूर्ति अग्रणी तमिल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1941 में तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्कि की शुरुआत की। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पोन्नियन सेल्वन भी लिखा, जो चोल साम्राज्य पर आधारित है। पल्लव साम्राज्य पर भी उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। संपादकीय और राजनीतिक लेखों के अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं भी लिखी। 55 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में रामास्वामी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इस महान भारतीय देशभक्त को शत शत नमन। आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, शाम तक बारिश हो सकती है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी बादल रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और गिलगित में बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है। लेह में हल्की वर्षा या बर्फबारी का अनुमान है। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी, शिलंग, आइजल, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल और अगरतला में बारिश होने का अनुमान है। और अलका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए प्रधानमंत्री की घोषणाओं को अखबारों ने सुर्खी बनाया है। हरी भूमि ने खास बातें शीर्षक से लिखा है, उत्तराखंड में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता। लोक सत्य लिखता है, उत्तराखंड को पीएम ने दी 18,000 करोड़ रुपए की सौगात। राष्ट्रपति के लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में संसदीय लोकतंत्र में शासन की जवाबदेही को जनसत्ता ने महत्व दिया है। अमर उजाला और हिन्दुस्तान के पहले पन्ने की खबर है, भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत अमेठी में 5 लाख AK-203 राइफल निर्माण परियोजना को मंजूरी। इसकी मारक क्षमता 300 मीटर होगी और ये वजन में काफी हल्की होगी। पत्र ने लिखा है, इससे भारत की विदेशों से हथियार खरीदने की निर्भरता कम होगी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, अमेठी में बनने वाली ये राइफल अत्याधुनिक है, जिससे सैनिकों की युद्ध क्षमता और सेना की प्रभावशीलता बढ़ेगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत रूस के बीच कारोबारी रिश्तों की दूरी कम करके समुद्र संपर्क योजनाओं पर भी काम शुरू। कोरोना संक्रमण के नए स्वरूप को लेकर सतर्कता पर भी अखबारों की नजर है। लोक सत्य ने लिखा है, केंद्र ने 6 राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया। हिन्दुस्तान लिखता है, बूस्टर डोज के लिए ज्यादा शोध की सिफारिश। नव भारत टाइम्स ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक दिया है, आईआईटी का अध्ययन, 3rd वेव शुरू, हल्के लक्षण, भर्ती की जरूरत कम, फरवरी में होगा चरम। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के निधन का समाचार भी कई अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। हरी भूमि ने लिखा है, चला गया खबरों का जायका। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, आकाशवाणी के युववाणी से मिली थी पहचान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय मौजूदा 6 घंटे से घटकर आधा रह जाएगा। देश में हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत कल एक दिन में 1 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 6 जनवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की। देश का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 13% से अधिक बढ़ा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने कल नई दिल्ली आ रहे हैं। और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट के फाइनल में आज बाली में PV सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की आन सेयोंग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।